अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। Brought to you by Sensodyne K। इस वक्त पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। हर कोई चिंगारी भड़काने की कोशिश में जुटा है। गाजा में इजराइल हमास जंग चल रही है। सीरिया में ईरान के टॉप कमांडर्स की हत्या हो रही है, जिसके बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी। वो बदला लेता उससे पहले दूसरा मोर्चा खुल गया। 3 अप्रैल की रात ईरान के चाबहार और रस्त में आतंकियों ने अहम ठिकानों को निशाना बनाया। वे ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के हेडक्वार्टर पर कब्जा करना चाहते थे। हालांकि उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। 17 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद 18 आतंकियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ में ईरान के 10 सैनिकों की भी मृत्यु हुई है। इस हमले की जिम्मेदारी जैश अल अदल ने ली है। ये वही गुट है जिसको ईरान ने जनवरी 2024 में निशाना बनाया था। तब पाकिस्तान में घुसकर बमबारी भी की थी। आरोप लगाया था कि जैश अल अदल को पाकिस्तान शरण दे रहा है। बमबारी के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। फिर पाकिस्तान ने ईरान की सीमा में घुसकर हमला किया था, जिसके बाद दोनों देश शांत हुए थे। इसी तरह की कार्रवाई की आशंका इस बार भी जताई जा रही थी, मगर पाकिस्तान ने उससे पहले हमले की निंदा कर दी। चूंकि जैश अल अदल का केस पाकिस्तान और ईरान के बीच का, इसलिए पाकिस्तान की निंदा के बाद कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? 2 वजहों से। नंबर 1, ईरान के स्टेट टीवी ने इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार बता दिया, कहा कि उनके कहने पर आतंकियों ने हमला किया। दूसरी वजह का संबंध है भारत से। जैश अल अदल का अटैक चाबहार पोर्ट के पास हुआ। इसमें भारत के सामरिक हित हैं। चीन के वर्चस्व को कंट्रोल करने में पोर्ट बेहद ज़रूरी है, इसलिए आतंकी हमले से भारत की चिंता बढ़ गई है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे जैश अल अदल का हमला कितनी बड़ी घटना है, ईरान इस हमले का जवाब किस तरह से दे सकता है और इस अटैक में भारत के लिए क्या संदेश छिपे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात ईरान पर हुए आतंकी हमले की। ईरान के दक्षिण पूर्व में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत बसा है। इस प्रांत की पूर्वी सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से मिलती है। दोनों प्रांतों में लंबे समय से ही विद्रोही गुट एक्टिव हैं। पाकिस्तान वाले हिस्से में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी जैसे गुट हैं। पाकिस्तान का आरोप है उन्हें ईरान से पैसा और सपोर्ट मिलता है। ईरान वाले हिस्से में जंदुल्लाह और जैश अल अदल जैसे गुट काम करते हैं। ईरान का आरोप है कि उनको पाकिस्तान से साथ मिलता है। जानकार कहते हैं दोनों देश एक दूसरे के चरमपंथी गुटों का इस्तेमाल अपने हितों के हिसाब से करते रहे हैं। इसका पुराना इतिहास रहा है। नतीजतन पाकिस्तान ईरान के सीमाई इलाकों में हिंसा आम बात है, मगर जनवरी 2024 में दोनों देशों ने इसको आधार बनाकर एक दूसरे के यहाँ हवाई बमबारी की थी, जिसके बाद पूरा समीकरण बदल गया था। जंग की स्थिति बन गई थी, मगर स्थिति को किसी तरह से काबू में लाया गया। फिर आई 3 अप्रैल की तारीख। रात के तकरीबन 10 बजे आतंकियों का हुजूम सिस्तान बलूचिस्तान के 2 शहरों में दाखिल हुआ। चाबहार और रस्त दोनों जगहों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। ईरान के डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर के मुताबिक आतंकी लोगों के घरों में घुस गए, लोगों को बंधक भी बना लिया। हालांकि फौज ने बाद में उनको छुड़ा लिया। कई आतंकी सुसाइड वेस्ट पहनकर आए थे। पकड़े जाने से पहले उन्होंने खुद को उड़ा लिया। ईरान की स्टेट मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने दोनों शहरों में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस को कब्जाने की कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जैसा कि हमने पहले भी बताया, हमले की जिम्मेदारी जैश अल अदल ने ली। दावा किया कि हमले में उसके 168 लड़ाके शामिल थे। उनका मकसद ईरान के माकन में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकना था। अब जैश अल अदल की कहानी भी आपको बताते हैं। जैश अल अदल एक सुन्नी इस्लामी संगठन है। ये ईरान में आत्मघाती धमाकों, किडनैपिंग, हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहा है। अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक इस गुट की शुरुआत 2002 या 2003 में हुई थी। जुंदल्लाह के नाम से संस्थापक अब्दुल मलिक रिगी था। उसका मकसद था ईरान से आज़ादी। 2010 में रिगी पकड़ा गया, उसको मौत की सज़ा मिली। रिगी की मौत के बाद जुंदल्लाह अलग अलग गुटों में बंट गया। इसमें जो सबसे पावरफुल गुट बना जैश अल अदल। अभी इसका लीडर अब्दुल रहमान मुल्लाजादे उर्फ सलाहुद्दीन फारूकी है। ईरान का दावा है कि इस गुट को अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और यूएई से पैसा मिलता है। दिलचस्प यहाँ पर यह है कि ईरान के साथ साथ अमेरिका ने भी जैश अल अदल को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। इस गुट ने ईरान पर 10 से ज़्यादा बड़े आतंकी हमले किए हैं। 5 बड़े हमलों के बारे में हम आपको बताते हैं। नंबर 1, अक्टूबर 2013 में ईरान में 16 बलूच कैदियों को मौत की सज़ा सुनाई गई। ये लोग ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में पकड़े गए थे। इससे जैश अल अदल नाराज़ था, उसने रिहाई की मांग की।
मगर ईरान राजी नहीं हुआ। फिर 25 अक्टूबर 2013 को जैश अल अदल ने सरवन में हमला कर दिया। इसमें 14 ईरानी सैनिक मारे गए। इसके रिएक्शन में ईरान ने अगले ही दिन सभी कैदियों को फांसी दे दी। फिर बदले के लिए स्कॉट ने नवंबर और दिसंबर महीने में कई और हमले किए। नंबर 2, फरवरी 2014 की ये बात है। जैश अल अदल ने ईरान के 5 सैनिकों का अपहरण कर लिया। इसके बदले ईरान की सरकार के सामने कई मांगे रखी। आतंकी इन सैनिकों को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, पर किसी तरह समझौता हुआ। 4 सैनिक आज़ाद हुए, लेकिन एक की हत्या कर दी गई। इसके बदले में बाद में ईरान ने जैश के ठिकानों पर हमला किया। दोनों पक्षों के बीच जंग की स्थिति भी बन गई थी। नंबर 3, अप्रैल 2017 की ये बात है। ईरान के सैनिक पाकिस्तान की सीमा के पास गश्त कर रहे थे। उसी समय जैश अल अदल ने उन पर हमला कर दिया। इसमें ईरान के 9 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने जैश के कई ठिकानों को निशाना बनाया था। नंबर 4, फरवरी 2019 में जैश अल अदल ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक गाड़ी पर फिदायीन हमला किया। इसमें 27 रिवोल्यूशनरी गार्ड्स मारे गए थे। नंबर 5, दिसंबर 2023 में रस्क में एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, जिसमें 11 ईरानी पुलिस ऑफिसर मारे गए। इसी का बदला लेने के लिए जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान में बमबारी की थी। हालिया हमला कितना बड़ा है? ईरान पर हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल के साथ उसकी दुश्मनी बढ़ती जा रही है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इसमें 7 लोग मारे गए थे। इनमें से कई ईरान की एलीट कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर थे। ईरान ने इस हमले का आरोप इजराइल पर लगाया था। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने बदला लेने की धमकी दी थी, जिसके बाद इजराइल की फौज ने सभी छुट्टियां रद्द कर दी और इजराइल में GPS सिस्टम को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया था। रस्क और चाबहार में हुए अटैक का आरोप भी इसराइल पर लगाया गया है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि दुश्मनों ने लाल रेखा पार कर दी है। इंडिया कनेक्शन। जैश अल अदल ने जिस चाबहार पर हमला किया, वहां का बंदरगाह भारत के पैसों से बना है। ये भारत के सामरिक हितों के लिए बेहद अहम है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अपना सामान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। चाबहार को लेकर भारत और ईरान के बीच 2002 में बातचीत शुरू हुई थी। फिर 2003 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद खतामी भारत के दौरे पर आए। भारत के साथ कई सामरिक समझौतों पर दस्तखत किए। इसी में चाबहार पोर्ट भी शामिल था। दिसंबर 2018 में भारत ने पोर्ट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। चाबहार पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्वादर को चीन ने लीज पर लिया है। वो इसके जरिए सेंट्रल एशिया के देशों को इंडियन ओशन से जोड़ना चाहता है। चाबहार को चीन को चैलेंज करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। भारत के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़ने का एक रास्ता पाकिस्तान होकर जाता है, दूसरा रास्ता ईरान से गुजरता है। आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान के साथ रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो पाए, इसलिए ईरान वाला रूट अहम हो जाता है। एक और बात, 3 अप्रैल को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल कजाकिस्तान में ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर से मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बीच पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों पर भी बात हुई थी। इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने वेस्ट एशिया मामलों के एक्सपर्ट कमर आगा से बात की। हमने पूछा, चाबहार पोर्ट भारत के लिए कितना अहम है? भाई, हमारा कनेक्टिविटी पॉइंट है भारत का। इन जो जोड़ता है, गेटवे है सेंट्रल एशिया, ईरान सेंट्रल एशिया को। यहाँ से इस पोर्ट से सामान जो है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान को भी जोड़ता है। तो यहाँ से ईरान सामान जाए, कमर्शियल जो होता है वो कांदला पोर्ट से या बॉम्बे पोर्ट से 3, 4, 5 दिन के अंदर चाबहार पहुंच जाएगा। फिर चाबहार को नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है, यानी बहुत से मुल्कों से वो जुड़ जाएगा रोड एंड रेल कनेक्टिविटी से। रशिया उसके ऊपर काम कर रहा है, ईरान ने भी पहले काफी काम कर लिया है। तो वहां से अब रशिया सामान या वाया जो है अलग अलग देशों के माध्यम से पहुंच सकता है। वहां से यूरोप का भी संबंध है। तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से फिलहाल सेंट्रल एशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसलिए वहां पे जाता है। फिर एक चीज और भी, इस साल के जो बजट है उसमें इंडिया ने $250 मिलियन चाबहार के डेवलपमेंट के लिए रखे हैं। अभी 2 जेटी तैयार हो गई, तो मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक काफी काम वहां पे हो जाएगा। बड़ा पोर्ट भी बन जाएगा, ये डीप सी पोर्ट होगा। जैश अल अदल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सैनिक और उनके ठिकानों पर हमले के लिए कुख्यात रहे हैं। आतंकी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? इंगेजमेंट, एक लंबी लड़ाई। धीरे धीरे इनका हम देख रहे हैं, इनकी इफिशियंसी, इनका
जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पहले ये किडनैपिंग करते थे, कुछ लोगों को मारा, भाग के आ गए। अब ये है कि बड़े बड़े टारगेट पे अटैक करना, सीधा जो IRGC यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड को कोर जो है उसके हेडक्वार्टर पे अटैक करो, इंगेज करो, 4 घंटा 6 घंटे लड़ाई लड़ो, बहुत से लोगों को मारो। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ सुसाइड बॉम्बिंग कभी इनका रहता है तरीका, सुसाइड। ये वही सारे तरीके हैं जो हम कश्मीर में पहले देख चुके हैं। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये वहां पे भी काम कर रहे हैं। और अ, एक तरफ तो पाकिस्तान ईरान से अच्छे संबंध की बात करता है, लेकिन जब पाकिस्तान को देखता है कि अमेरिका से उसके संबंध बनाने हैं, अमेरिका से, तो वो ईरान को टारगेट करने लगता है। इन ग्रुपों की तरह से इनसे टारगेट करने से उसको लगता है कि अमेरिकन खुश होंगे अमेरिका से। इसलिए कि इस समय पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, IMF इनके लोन की बहुत सख्त जरूरत है। बगैर उसके पाकिस्तान का सर्वाइवल नहीं होगा, और पाकिस्तान को हर 3 महीने पे जरूरत पड़ती है। तो वो अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि वो अमेरिका के साथ कोऑपरेट करेंगे रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बनाने में, और यानी अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उस रीजन में उसको सपोर्ट करेंगे। अमेरिकन इंटरेस्ट बेसिकली जो है वो कंटेनमेंट ऑफ ईरान है पाकिस्तान के लिए, एंड अफगानिस्तान में हेल्प चाहता है पाकिस्तान, उसकी हेल्प करे तालिबान से डील करने में। तालिबान तो उनके पास रहे नहीं, तालिबान ने तो सीधे संबंध अपना चाइना पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका और दूसरे देशों से बना लिया है। चाइना बल्कि तालिबान से संबंध ही अफगानिस्तान में जो है बिगड़े में है। तो ईरान एक इम्पोर्टेंट टारगेट है, जी और जिस तरीके से टेंशन जी बढ़ रहा है तो ऐसा लगता है कि एक बड़ी जंग भी। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला हुआ, आरोप इजराइल पर लगे। ईरान ने बदला लेने की धमकी दी, अब फिर ईरान पर हमला हुआ है। ईरान ने वापस इजराइल पर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में कितना दम है? देखिए, अभी तक जो हिस्ट्री है हमने देखी है कि जब भी ईरान पे अटैक हुआ, चाहे जिसने किया, अमेरिका ने किया, कासिम सुलेमानी की जब हत्या हुई प्रेसिडेंट ट्रम्प के जमाने में, तो ईरान ने का मानना ये था कि अमेरिकन ड्रोन वाज इन्वॉल्व, अमेरिकन वेर इन्वॉल्व। तो ईरान ने विद इन ए वीक उसके ऊपर अटैक किया। उनका टारगेट जो इराक में ईरानी अमेरिकन बेस था उसके ऊपर अटैक किया। इस तरह से कई बार हो चुके हैं अटैक। या अमेरिकन ईरान ने शिपिंग शिप्स पे भी, पर्शियन गल्फ रीजन में भी जो एरिया है वहां पे भी टारगेट किए हैं। तो इस तरीके से है। अब ईरान ने दोबारा कहा है कि वो इसराइल को ऊपर टारगेट, देखना यह है कि वो कहाँ किस जगह करेंगे। बहुत से टारगेट्स हैं, पास में करेंगे या दूर में करेंगे या स्वयं करेंगे, या उनकी जो सपोर्ट ग्रुप है हिजबुल्लाह, हमास और हुती रेबल या शिया मलेशियाज, उनका इस्तेमाल होगा। लेकिन लोगों का मानना यह है कि ईरान स्वयं इसका बदला ले सकता है। मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता भारत के लिए कितनी जरूरी है? देखिए, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेबिलिटी। उसका रीजन बहुत सारा है। पहली बात तो ये कि हमारे लगभग 75 लाख लोग वहां पे काम करते हैं इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, कतर, ओमान सारे देश आते हैं, कुवैत। फिर दूसरी बात ये भी है कि वहां से हमारा तेल की सप्लाई आती है बड़ी। पहले तो 80%, 85% तेल की सप्लाई उसी क्षेत्र से आती थी। अब हालांकि रशिया से काफी आ रही, बट स्टिल हमारी डिपेंडेंस है उनके तेल पे, गैस पे। कतर कतर से हमारी गैस आती है, लगभग 70% गैस जो LNG हम यूज करते हैं कतर से आती है। फिर उसके अलावा हमारा ट्रेड है 150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का UAE से, और फिर दूसरे देशों से है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इन देशों से भारत में आता है। और हमारे ये सभी देश जो हैं ये मित्र देश हैं। तो भारत के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हमें 6 से 8% इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार चाहिए, उसके लिए तेल की सप्लाई लगातार बनी ही रहनी चाहिए। अगर उसमें डिस्ट्रप्शन होता है तो समस्या बहुत बड़ी खड़ी होती है।
इसलिए हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी तरफ ये भी है कि हालात वहाँ पे बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ तो इसराइल के अंदर जो जंग चल रही है ऑक्युपाइड टेरिटरीज में, उसकी गजा की, वो 5 महीने से ज्यादा हो रहे हैं। अभी तक इसराइल हमास को असमर्थ रहा है क्रश करने में। दूसरी तरफ ये भी है, ऐसी में हमने देखा है कि रीजन में फैलने का डर रहता है। ईरान के ऊपर भी टारगेट्स हो रहे हैं। इसराइल का मानना यह है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, अमेरिका भी इस बात को मानता है। और क्या ये जंग इलेक्शन ईयर में होगी या अमेरिका का क्या होगा, अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। हमें जैश अल-अदल के अटैक के बाद ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है? पिछला रिकॉर्ड तो ये शो करता है कि ईरान बदला जरूर लेता है, तो हो सकता है कि वो जरूर इनके ठिकानों पे अटैक करे। और ये भी हो सकता है कि वो एक बड़ी फोर्स अपने बॉर्डर पे डिप्लॉय करे। ये 2 चीज समझती कि पहले हम देख चुके हैं इस तरह की। अब उन्होंने अफगान बॉर्डर पे भी एक बहुत बड़ी संख्या में अपना डिप्लॉयमेंट किया था। क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? इकोनॉमिक क्राइसिस भी है ईरान के अंदर, सैंक्शंस भी है, ईरान का एंगेजमेंट काफी ज्यादा वेस्ट एशिया में है। वो फिलहाल ये नहीं चाहते कि साउथ एशिया, इस रीजन में कोई बड़ा कन्फ्रंटेशन उनका हो। लेकिन अब ये लगातार जो अटैक हो रहे हैं, मैं समझता हूँ जरूर कुछ ना कुछ करने की सोचेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी ब्रिटिश अखबार गार्डियन की एक रिपोर्ट से जुड़ी है। गार्डियन ने दावा किया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इसने 2020 से अब तक पाकिस्तान में कम से कम 20 हत्याएं करवाई। अधिकतर मामलों में अज्ञात बंदूकधारियों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से हत्या की। मरने वालों में अधिकांश भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी थे। भारत के ऊपर विदेशी धरती पर अपने दुश्मनों को निपटाने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, मगर ये पहली बार है जब इंटेलिजेंस से जुड़े लोगों ने इसको कबूला है। हालांकि अखबार ने किसी अधिकारी का नाम जाहिर नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद विदेशी धरती पर मौजूद आतंकवादियों को उड़ाने की नीति बनी। इसके बाद रॉ ने इजराइल के मोसाद और रूस के KGB की तर्ज पर विदेशों में ऑपरेशंस चलाने शुरू किए। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों ने आरोपों के संदर्भ में सबूत भी दिए हैं, मसलन संदिग्धों की गवाही, गिरफ्तारी के रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, पासपोर्ट डिटेल्स आदि। हालांकि गार्डियन ने इन दस्तावेजों की पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट में कुछ विश्लेषकों ने बताया कि पाकिस्तानी सरकार इन हत्याओं को सार्वजनिक तौर पर संज्ञान लेने से कतरा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन लोगों की हत्या हुई उनमें से ज़्यादातर आतंकवादी थे और पाकिस्तान कह चुका है वह ऐसे लोगों को अपने यहाँ शरण नहीं देता। गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में कनाडा और अमेरिका का जिक्र भी किया। सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में भारत पर आरोप लगाए थे। कहा था कि भारत सरकार के एजेंट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। निज्जर कनाडा का नागरिक था। भारत ने उसको आतंकवादी घोषित कर रखा था। जून 2023 में सरे में उसकी हत्या कर दी गई थी। कनाडा से पहले अमेरिका ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का इल्जाम लगाया था। ये पब्लिक डोमेन में नवंबर 2023 में आया, जिसके बाद भारत को जांच कमेटी बिठानी पड़ी थी। मार्च 2024 में छपी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू मामले में रॉ के ऐसे लोग शामिल थे जो भारत सरकार की मर्जी के बिना काम कर रहे थे। ये जांच रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं की गई है। गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि निज्जर और पन्नू मामले में मचे हंगामे के बाद भारत ने इन ऑपरेशंस को अस्थायी तौर पर रोक दिया। भारत ने इस रिपोर्ट पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है? भारत के विदेश मंत्रालय ने आरोपों को झूठा करार दिया। कहा कि ये भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। इस मामले को और विस्तार से समझना हो तो आज का ललन टॉप शो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं जो अमेरिका से आई है। 4 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले पर हमले के बाद पहली बार 1 अप्रैल की रात इजराइल के हमले में WCK के 7 राहतकर्मी मारे गए थे। उनमें से एक अमेरिकी नागरिक भी था। वे गाजा में जंग से पीड़ित लोगों को खाना पहुंचा रहे थे। इजराइल ने हमले के लिए माफ़ी मांगी। कहा अंधेरे के चलते गलती हो गई। हालांकि माफ़ी पर्याप्त साबित नहीं हो पा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन पर दबाव बढ़ रहा है कि वे इजराइल की जिम्मेदारी तय करें। इस दबाव की बानगी बाइडेन नेतन्याहू की बातचीत में भी दिखाई दी। फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट जारी किया। बकौल स्टेटमेंट बाइडेन ने गाजा में राहत कर्मियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। ये भी बोले अमेरिका की गाजा पॉलिसी इजराइल के एक्शन पर निर्भर करेगी। That our support for Israel's self-defense remains ironclad. They face a range of threats, and the United States isn't going to walk away
from helping Israel defend itself. That said, you can say all that and you can act on that and you can believe that, and the president does, and still believe that the manner in which बाद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात दोहराई। हालांकि ये भी कहा कि इजराइल बहुत सारे खतरों से जूझ रहा है, सपोर्ट में कोई कमी नहीं आएगी, मगर उन्हें आम लोगों को बचाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने होंगे। सुनिए। we want to see that even as the Israelis work through their investigation, that they are willing and able to take practical, immediate steps to protect aid workers on the ground and to demonstrate that they have that civilian harm mitigation in place. So again, those are broad brushes. I'll let the Israelis speak to what they will or won't do here. But again, in coming hours and days, we will be looking for concrete, tangible steps that they're taking. अमेरिका ने दिखावे के लिए ही सही मगर आपत्ति जताई तो हालांकि इस सिक्के का एक पहलू भर है। दूसरा पहलू वो है जिसमें वो इजराइल को बेहिसाब हथियारों की सप्लाई कर रहा है बिना कोई सवाल पूछे, बिना किसी शर्त के। अब इजराइल हमास जंग के अपडेट्स आपको बताते हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी के 2 और एंट्री पॉइंट्स खोलने का फैसला किया। ये ऐलान बाइडेन के फ़ोन कॉल के बाद हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी गाजा में एरेस क्रॉसिंग को राहत सामग्री वाले ट्रकों के लिए खोला जा रहा है। अक्टूबर 2023 से बंद चल रहा था। इसके अलावा एक बंदरगाह भी चालू किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे गाजा के ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा सकेगी। देश दुनिया की और भी दिलचस्प और ज़रूरी खबरों पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। आप बने रहिए लंदन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।